अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 का लास्ट टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें बच्चों नेस्टेड फॉर लूप की बात करते हैं। नेस्टेड लूप दरअसल एक इस तरह का लूप होता है जैसे आपने बच्चों नेस्टेड कंडीशन पढ़ी थी, नेस्टेड इफ़ पढ़ा था, सेम कहानी यहाँ पे रिपीट होगी कि अगर आप किसी एक लूप को एक दूसरे लूप के अंदर यूज़ कर रहे हो, चाहे वो वाइल लूप हो, चाहे वो डू वाइल लूप हो, चाहे वो फॉर लूप हो, सही, यानी लूप विद इन लूप नेस्टेड लूप कहलाता है। ओके, अब इसमें जिस तरह से नेस्टेड इफ़ के अंदर इनर कंडीशन आउटर कंडीशन का कॉन्सेप्ट था, सेम एज यहाँ पे इनर लूप एंड आउटर लूप का कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसका फ्लो चार्ट है, ज़रा आप एक्टिव रहेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। Nesting can be done up to any level. The increase in level of nesting increase the complexity of nested loop. यानी जितनी आप लूप के अंदर लूप यूज़ करते जाएंगे उतना प्रोग्राम हमारा कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स होता चला जाएगा। Any loop can be used as inner loop of another loop. यानी आप फॉर लूप को डू वाइल लूप के, डू वाइल लूप को वाइल लूप के अंदर यूज़ कर सकते हैं एज ए इनर लूप। फॉर एग्जांपल वाइल लूप कैन बी यूज्ड एज आउटर लूप एंड फॉर लूप कैन बी यूज्ड एज इनर लूप इन नेस्टेड लूप। कोई बाउंड्री नहीं है कि आपने फॉर लूप ही यूज़ करना है या आपने नेस्टेड लूप के लिए वाइल लूप ही यूज़ करना है या आपने डू वाइल लूप ही यूज़ करना है। समझ के आया हमें कि नेस्टेड लूप एक्चुअली एक इस तरह का लूप होता है जिसमें दो लूप्स को एक दूसरे के साथ इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि एक एज ए आउटर लूप वर्क करता है और एक एज ए इनर लूप वर्क कर रहा होता है। मीन ये कि लूप विद इन लूप नेस्टेड लूप कहलाता है। ओके, अब ये आउटर लूप और इनर लूप का जो फ्लो चार्ट है ये ज़रा गौर से देखिएगा। सिंटैक्स ज़रा गौर से देखें बच्चों। तो सबसे पहले तो आपने आउटर लूप के लिए एक लूप सेलेक्ट कर लेना है कि हम फॉर लूप यूज़ करने जा रहे हैं, डू वाइल लूप यूज़ करने जा रहे हैं या वाइल लूप यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जी फॉर लूप के लिए सिंटैक्स देख लें। सबसे पहले सेम एज फॉर का सिंटैक्स डाल दीजिएगा। फॉर कीवर्ड इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जैसे कि हम फॉर लूप के अंदर यूज़ करते थे। कर्ली ब्रेसेस हम यूज़ करेंगे बॉडी ऑफ लूप के लिए, कर्ली ब्रेसेस हम यूज़ करेंगे बॉडी ऑफ लूप के लिए, और बॉडी ऑफ लूप के अंदर फिर आपने एक और लूप डाल देना है। अब यहाँ पे भी उसने फॉर लूप यूज़ किया, लेकिन आप यहाँ पे भी बाउंडेड नहीं हैं। आप डू वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं, वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं या फॉर लूप। इन तीनों में से कोई भी लूप एज ए आउटर, कोई भी लूप एज ए इनर लूप के तौर पे वर्क कर सकता है। अब जो समझने वाली चीज़ वो ये बच्चों कि आपके आउटर लूप की एक आइट्रेशन पे गौर कीजिएगा। आउटर लूप के एक आइट्रेशन पे इनर लूप कंप्लीट आइट्रेशंस मुकम्मल करता है। यही एक कहानी है। अगर इसकी समझ आ गई तो आपको नेस्टेड लूप बहुत जल्द समझ आ जाएगा। दो लूप्स होते हैं, एक लूप आउटर एक इनर, यानी लूप विद इन लूप नाउन एज नेस्टेड लूप। अब जो आउटर लूप होता है उसकी एक आइट्रेशन पे, यानी जब वो एक दफ़ा बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करवाता है तो उसकी एक आइट्रेशन के अगेंस्ट इनर लूप कंप्लीट आइट्रेशंस मुकम्मल करता है। उसने अगर 2 दफ़ा रिपीट होना है, यानी इनर लूप की बॉडी ने अगर 10 दफ़ा रिपीट होना है, 5 दफ़ा रिपीट होना है, तो वो कंप्लीट आउटर की एक आइट्रेशन पे इनर की तमाम आइट्रेशंस कंप्लीट होती हैं। ओके, और जब दोबारा लूप का कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है आउटर लूप की कंडीशन के पास, तो उसकी नेक्स्ट आइट्रेशन पे इनर लूप दोबारा से सारा एग्जीक्यूट होता है। इस तरह से जब तक आउटर लूप बार बार एग्जीक्यूट होगा, यानी उसकी आइट्रेशन मुकम्मल होंगी, तब तक आपका इनर लूप हर उसकी एक आइट्रेशन पे ये अपनी तमाम आइट्रेशंस को मुकम्मल करेगा। ये एग्जांपल की मदद से ज़रा इसे गौर से देखें। फॉर एग्जांपल इंटीजर डाटा टाइप के कोई दो वेरिएबल ले लिए आई एंड जे, सही, एज ए काउंटर वेरिएबल ले रहे हैं। चूँकि लूप दो यूज़ हो रहे हैं तो वेरिएबल भी हम काउंटर दो यूज़ कर रहे हैं। दोनों फॉर लूप लिए जा रहे हैं। यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया जा रहा है आउटर लूप को 1 से, और कंडीशन लगाई जा रही है कि ये तब तक लूप चले जब तक आई की वैल्यू या तो लेस देन हो 2 से या 2 के इक्वल हो जाए, यानी ये 2 दफ़ा रिपीट होगा, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और जैसे इसकी बॉडी की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे एक और लूप खड़ा है जिसमें जे काउंटर वेरिएबल भी इनिशियलाइज करवाया जा रहा है 1 से, लेकिन इसकी वैल्यू
आइट्रेशन 3 दफ़ा करवाएगी। क्यों? क्योंकि जे लेस देन इक्वल 3 का मतलब ये कि ये लूप तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक जे की वैल्यू अपडेट होती होती 3 तक नहीं चली जाती, यानी जब तक वो जे 3 या 3 से कम रहेगा तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। और जैसे ही जे की वैल्यू अपडेट होके 4 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंट्रोल आउटर लूप की कंडीशन के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और जैसे आउटर की भी कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर देन पूरा जो नेस्टेड लूप है वो टर्मिनेट कर जाएगा। अब जैसे इसके फ्लो चार्ट की तरफ अगर मूव करें तो आई इनिशियलाइज है 1 से, यानी आउटर लूप इनिशियलाइज कहाँ से हो रहा है? 1 से। 1 लेस देन इक्वल टू कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा इनर के पास। यहाँ पे जे की वैल्यू देखी जाएगी, जे इनिशियलाइज किस से है जी? अगेन 1 वैल्यू से। और 1 लेस देन इक्वल 3 कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो इसकी जो बॉडी है इसके अंदर एक सिंगल स्टेटमेंट डाली गई है जिसमें उसने स्ट्रिंग के तौर पे आउटर कॉलन और इनर कॉलन यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग कांस्टेंट प्रिंट करवाया, जबकि %d और %d की मदद से i और j की जो इनिशियलाइज वैल्यूज़ हैं वही प्रिंट करवा दी। अब देखिएगा यहाँ से ये i की वैल्यू क्या लेके आ रहा है, यानी आउटर की जो वैल्यू थी i की वो क्या थी? अभी 1 थी ना, 1 थी ना, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन के यहाँ वैल्यू आई के इनिशियलाइज टाइम पे थी 1, 1 लेस देन इक्वल टू कंडीशन ट्रू, इनर के पास आया, जे की भी अभी 1 है। तो ये जो इनर की आइट्रेशन है ये एक दफ़ा प्रिंट करेगा आउटर की आई काउंटर वेरिएबल आई की वैल्यू एंड इनर काउंटर वेरिएबल जे की वैल्यू। फर्स्ट टाइम ये प्रिंट कर देगा, उसके बाद कंट्रोल दोबारा यहाँ पे इंक्रीमेंट के बाद कंडीशन के पास जाएगा। अब जे 2 हो चुका है जबकि आई अभी भी 1 है, तो जैसे ही 2 लेस देन इक्वल 3 कंडीशन ट्रू, दोबारा यही वैल्यू प्रिंट होगी। तो अब देखें आउटर तो अभी 1 है लेकिन इनर आपका 2 हो चुका है क्योंकि ये जे वेरिएबल अपडेट हो चुका है। इसी तरह से दोबारा ये अपडेट हो किधर जाएगा तो 3 लेस देन इक्वल 3 कंडीशन अगेन ट्रू, तो ये आउटर अभी भी आई खड़ा है तो वो 1 प्रिंट हो जाएगा जबकि इनर क्या प्रिंट हो जाएगा? 3। ये एक टेस्टिंग है, एग्जाम्पल है, आगे चल के इससे रेलिवेंट ढेर सारे प्रोग्राम्स हैं जो आप लोगों ने एज ए असाइनमेंट करने हैं, तो इसे ज़रा गौर से सुन लें, अच्छे तरीके से इसे समझ लें। जैसे ही j की वैल्यू 3 प्रिंट करेगा तो अब की बार j अपडेट होगी, 4 हो गया, 4 होने के बाद कंडीशन के पास आएगा 4 लेस देन इक्वल 3। तो अब बताएं क्या ये कंडीशन ट्रू है? तो नहीं, क्योंकि 4 लेस देन इक्वल 3 तो कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो इस इंक्रीमेंट आउटर के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर के पास कंट्रोल ट्रांसफर, और उसके बाद जैसे ही अपडेट होगा आई, तो आई पहले कितना था? 1, अब कितना हो चुका है? 2, 2 लेस देन इक्वल टू कंडीशन ट्रू, तो अगेन कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा इनर के पास। अब आई की वैल्यू 2 है जबकि इनर फिर इनिशियलाइज होगा 1 से, यानी दोबारा 0 से यानी कि इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट करेगा, 0 लेवल से स्टार्ट करेगा। तो अब आई की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी 2, जबकि जे की वैल्यू अब आइट्रेशन मुकम्मल करेगा यानी 3 दफ़ा रिपीट होगा। ये देखें आउटर की वैल्यू पहले दफ़ा 2 और इनर की 1, यानी कि जे 1 हो रहा है, आई की 2, जबकि जे फिर अगेन अपडेट होकर 2 हो गया। इसी तरह से ये 2 और 3 हो गया। जैसे ही इनर की बॉडी कंप्लीट हो जाएगी कंट्रोल दोबारा ऊपर जाएगा आउटर के पास, तो अब की बार आई अपडेट होकर 3 हो चुका है, 3 लेस देन इक्वल टू कंडीशन फॉल्स, तो अब जो आपका नेस्टेड लूप है वो टर्मिनेट कर जाएगा। कुछ बात पल्ले पड़ी कि किस तरीके से इनर और आउटर लूप वर्क कर रहे होते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, आउटर लूप की एक आइट्रेशन पे इनर लूप की कंप्लीट आइट्रेशंस मुकम्मल होती हैं, यानी जितनी दफ़ा रिपीट होना होता है इनर की बॉडी ने वो रिपीट हो जाती है। उसके बाद कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आउटर की अपडेशन के बाद कंडीशन के पास, और कंडीशन जैसे ही अगर ट्रू हो जाए तो फिर इनर के पास, और इनर फिर दोबारा इनिशियलाइज हो जाता है, यानी 0 लेवल से स्टार्ट करके फिर अपनी आइट्रेशन मुकम्मल करता है। उसके बाद जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है, यानी इनर की कंडीशन फॉल्स होती है, तो फिर दोबारा कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आउटर की कंडीशन के पास आफ्टर अपडेशन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो देन उस हवाले से फिर ये रिपीटिशन होती रहती है, यानी आउटर की एक रिपीटिशन के साथ इनर की तमाम रिपीटिशंस मुकम्मल होती हैं। ओके, इसी तरह से बच्चों ये एक और एग्जांपल कोड की है डू वाइल लूप को यूज़ करते हुए। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लेकिन डू वाइल लूप यूज़ किया गया। अब देख लें, ये इनिशियलाइज करवा दिए 1 से आई और जे दोनों को। डू वाइल लूप का सिंटैक्स आपको याद है, डू के बाद बॉडी ऑफ लूप, यानी इसके अगेंस्ट आपने दोबारा इनर लूप यूज़ कर देना है। इनर लूप के हाँ आपने जो भी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना होगा वो वैल्यूज़ प्रिंट करवा देंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर
ये सिंटैक्स सेम वही यूज़ होगा डू वाइल लूप का, लेकिन लूप विद इन लूप यूज़ हो रहा है। ओके, और कंडीशन इसकी आप जानते हैं कि लूप कंप्लीट होने के फ़ौरन बाद डाली जाती है, यानी बॉडी ऑफ लूप के फ़ौरन बाद डाली जाती है। तो फर्स्ट टाइम तो ये बगैर किसी किस्म की कंडीशन के फर्स्ट टाइम ये 1 और 1 प्रिंट कर देगा, उसके बाद ये वैल्यूज़ अपडेट होके जे की चेक होंगी। इनर की तमाम आइट्रेशन मुकम्मल होने के बाद ये आउटर की कंडीशन के पास जाएगा आफ्टर अपडेशन आई। सही, ये इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो ये डिपेंड करता है कि आपने कंडीशन किस तरह से अप्लाई की है। उसके बाद फिर ये आउटर की कंडीशन के ट्रू होने पे ये दोबारा इनर की यहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी कि जहाँ से बॉडी ऑफ इनर लूप स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे फिर आइट्रेशन मुकम्मल करेगा इनर की तमाम, और इनर की तमाम आइट्रेशन मुकम्मल होने पे फिर दोबारा आउटर की कंडीशन के पास यानी यहाँ पे आ जाएगा लास्ट वाइल पे, और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा। रिजल्ट सेम आए क्योंकि वैल्यू सेम आ रही, कंडीशन सेम है, लेकिन सिर्फ लूप चेंज किया गया। पहले एग्जांपल के अंदर हमने फॉर लूप की मदद से देखा, अब डू वाइल लूप की मदद से। तो जस्ट बच्चों वही फॉर लूप वही आपने डू वाइल लूप और वाइल लूप वाला सिंटैक्स याद रखना है। अगर लूप के सिंटैक्स आप लोगों को समझ आ गए हैं और उनकी वर्किंग समझ आ गया तो आपके लिए नेस्टेड फॉर लूप बिल्कुल आसान हो जाएगा। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आउटर लूप की एक आइट्रेशन पे इनर लूप की तमाम आइट्रेशन मुकम्मल हो जाती हैं इन नेस्टेड लूप। और नेस्टेड लूप की पहचान ये कि लूप विद इन लूप जब यूज़ किया जाता है तो इस तरह की कंडीशन को, इस तरह के सिनेरियो को, इस तरह के लूप को आप नेस्टेड लूप का नाम देते हैं। अब इस तरह से बच्चों ये एक सीरीज़ चल रही है आगे प्रोग्राम्स की। 12.35 से 12.43 तक जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये आप लोगों की असाइनमेंट, आपने इन्हें अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है स्टेटमेंट को और उसके अगेंस्ट कोड करना है, और लाजमी तौर पे डिबगर के मदद से वैल्यूज़ चेंज करके आउटपुट की शेप चेंज करके आपने देख के इन्हें एग्जीक्यूट करवाना है। समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो लाजमी तौर पे प्रोग्राम्स की रिहर्सल करते हुए पूछिएगा। अब स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी गई होगी कि आपको आउटपुट पहले से दे देगा, यानी जैसे उसने लिखा राइट ए प्रोग्राम टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग आउटपुट, पहली लाइन के अंदर 0 प्रिंट कर दें, देन नेक्स्ट लाइन के अंदर 0 और 1 प्रिंट कर दें, देन 0 1 4 प्रिंट कर दें, इस तरह से सो ऑन टू 25। ओके, तो ये इनर और आउटर लूप की कंडीशन आपने इन वैल्यूज़ के हिसाब से डालनी है कि किस तरह से हम ये रिकॉर्ड रिज़ल्ट गेन कर सकते हैं कि पहली लाइन में 0 प्रिंट हो, दूसरी लाइन में 0 और 1 प्रिंट हो, तीसरी लाइन में 0 1 और 4 प्रिंट हो, इस तरह से सो ऑन। तो आपने कोशिश करनी है कि ये जो 5 से 10 प्रोग्राम्स हैं 12.35 से 43 तक ये अच्छे तरीके से रिहर्सल कीजिएगा। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो लाजमी पूछ लेनी है। चैप्टर के लास्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो अक्सर औकात रिपीट होता है बोर्ड के पेपर में, गो टू स्टेटमेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज़ गो टू स्टेटमेंट। बहुत दिलचस्प सा इसका रिज़ल्ट है बच्चों। याद रखिए, गो टू स्टेटमेंट वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे अनकंडीशनल तौर पे कंट्रोल ट्रांसफ़र करवाना हो, यानी कोई लेबल डाल के, यानी प्रोग्राम के अंदर किसी भी पोजीशन पे आप लेबल डाल दें। लेबल कैसे डालना है मैं समझाऊंगा अभी, और उस लेबल की मदद से आप प्रोग्राम को किसी भी कंडीशन की बिहाफ पे स्विच करवा सकते हैं, कंट्रोल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, जंप करवा सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर कंट्रोल को। ओके, गो टू की वर्किंग को बच्चों समझने के लिए हम एक प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं जिसमें ज़रा देखें, स्टेटमेंट गौर से पढ़ें। राइट ए प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, यानी कोई एक ऐसा प्रोग्राम कोड करें जिसमें पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट लेना है, और उसके बाद जी आल्सो हैंडल द नेगेटिव नंबर्स प्रॉपरली। वो कह रहा है कि नेगेटिव नंबर अगर कोई आ जाए तो उसके लिए भी आप कोई ऐसा एल्गोरिदम सेट करें, कोई ऐसा सिनेरियो बनाएं, कोई ऐसी कंडीशन लगाएं कि नेगेटिव नंबर बिल्कुल भी आपने यहाँ पे उनका स्क्वायर रूट नहीं लेना और आप उनको भी प्रॉपर तरीके से हैंडल करेंगे। तो हम करेंगे कुछ यूँ कि हम नेगेटिव नंबर जैसे ही कोई डालेगा तो हम यूज़र से री एंटर करवाएंगे नंबर, तो विद द हेल्प ऑफ गो टू स्टेटमेंट। तो देखिए कैसे, चूँकि हम स्क्वायर रूट फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं तो इस मकसद के लिए हमें math.h लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी पड़ेगी। बाकियों को तो आप जानते हैं stdio.h एंड कंसोल इनपुट आउटपुट.h। मेन फंक्शन में आ जाएं,
फ्लोट डाटा टाइप का नंबर कोई एक वेरिएबल ले लिया और ये देखें जी पॉजिटिव नाम का एक लेबल डाल दिया। पॉजिटिव नाम का एक आपने लेबल डाल दिया। सिंटैक्स इसका ये है कि जिस मर्जी पोजीशन पे आप जौन सा भी लेबल डालना चाहें वो लेबल डाल देंगे। यहाँ पे अकेला पी लिख सकते थे, आपकी मर्जी। पॉजिटिव लिखना पूरा आपकी मर्जी, जो मर्जी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्किंग ऑफ वेरिएबल, अकॉर्डिंग टू द पर्पज़ ऑफ दैट लेबल। तो आपने यहाँ पे पॉजिटिव डाल दिया और पॉजिटिव डालने के फ़ौरन बाद यानी नेम लिखने के फ़ौरन बाद लेबल का नेम डालने के फ़ौरन बाद कॉलम सेम्बर डालिएगा। देन आप अपना तरीका वारदात लिखें जी क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले यूज़र गाइडलाइन दी कि प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर। स्कैन एफ फंक्शन की मदद से हमने एक नंबर की वैल्यूज़ यहाँ पे इंसर्ट करवा ली, एज ए इनपुट ले ली। उसके बाद एक चेक पॉइंट लगाया कि इफ़ नंबर इज़ लेस दैन ज़ीरो, यानी अगर जो यूज़र ने नंबर डाला है ना वो ज़ीरो से छोटा है, नेगेटिव नंबर, यही वो बात है जिसको हम प्रॉपरली तौर पे नेगेटिव नंबर्स को हैंडल करते हुए यूज़ कर रहे हैं। तो देन क्या हो, गो टू पॉजिटिव, यानी कि प्रोग्राम का कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाए इस लेबल पे। ये लेबल किधर खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा तो इसके फ़ौरन बाद क्या एग्जीक्यूशन होगी, दोबारा जी प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर। तो ये तब तक दोबारा एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक वो नंबर कोई पॉजिटिव नहीं डाल देता। यानी फॉर एग्जांपल उसने -5 डाल दिया, -5 डाला, सही। तो जैसे -5 डालेगा तो कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी। तो जैसे कंडीशन ट्रू होती है तो आपको पता है कंट्रोल ट्रांसफ़र कहाँ होता है, बॉडी ऑफ कंडीशन के पास। बॉडी ऑफ कंडीशन के पास जैसे कंट्रोल आएगा तो गो टू पॉजिटिव वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। गो टू पॉजिटिव मीन ये कि पॉजिटिव कोई लेबल है और वहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफ़र किया जाए, और कंट्रोल यहाँ पे जैसे ही आएगा पॉजिटिव के पास तो पॉजिटिव के बाद दोबारा नंबर लेना पड़ेगा, और जैसे ही आप कोई पॉजिटिव नंबर डालेंगे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो बॉडी ऑफ कंडीशन स्किप होके कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा एल्स पार्ट के पास। एल्स के अंदर आपने सिंपली स्क्वायर रूट फंक्शन कॉल करवा के उसी नंबर का स्क्वायर रूट लिया और उस नंबर को आउटपुट विंडो पे, आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया। ये 0.2 ये m.n हमने एस्केप सीक्वेंस से पहले फील्ड विड्थ पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो चैप्टर नंबर 10 के अंदर। तो वहाँ पे हमने बताया था कि प्रिसीजन क्या होती है और एक्चुअल जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वैल्यूज़ के वो कितने होने चाहिए। तो उस हवाले से 0.2 f का मतलब ये है कि हमारी जो भी रिज़ल्ट आएगा वो वैल्यू एज सच प्रिंट होनी चाहिए, लेकिन इशारिया के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज़ अलाउ हैं, अगर उससे ज़ायद है तो उन्हें राउंड ऑफ कर दिया जाए। ओके, तो यूँ हमारी गो टू स्टेटमेंट वर्क करेगी, गो टू लेबल वर्क करेगा। तो यूँ हमने गो टू स्टेटमेंट की वर्किंग देखी विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम 12.44। आपने इसे भी कोड करना है और इसके अंदर चेंजिंग्स करके देखिएगा। और फाइनली एक छोटी सी टर्म है कि क्या हम गो टू और इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कोई लूप स्ट्रक्चर का सिनेरियो बना सकते हैं, एज ए अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं, कोई वैल्यूज़ को रिपीट करवा सकते हैं। तो जी हाँ, हम करवा सकते हैं। देखिएगा कैसे। इंटीजर डाटा टाइप का कोई n वेरिएबल ले लिया, उसे 1 से इनिशियलाइज़ करवा दिया और डिस्प्ले का कोई लेबल लगा रहे हैं और इसी 1 को यानी इस n वेरिएबल के थ्रू प्रिंट करवा रहे हैं आउटपुट विंडो पे और कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवा रहे हैं। और इसी n वेरिएबल को आप क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। और यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि इफ़ n इज़ लेस दैन इक्वल 5, यानी अगर n हमारा 5 से छोटा या बराबर है तो गो टू डिस्प्ले, तो ये डिस्प्ले के पास चला जाए कंट्रोल। तो कंट्रोल जैसे यहाँ पे आएगा तो चूंकि ये अपडेट तो हो चुका है तो नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल भी जा चुका है, यहाँ पे n प्रिंट होगा। अब की बार n क्या है, 2, और जैसे ही 2 प्रिंट होगा तो ये n अपडेट होके 3 हो जाएगा। और उसके बाद दोबारा चेक किया जाएगा कि इफ़ 3 इज़ लेस दैन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो गो टू डिस्प्ले, दोबारा डिस्प्ले के पास चला जाए। दोबारा अगली लाइन पे कंट्रोल ट्रांसफ़र, 3 प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट होने के बाद n अपडेट होके 4 हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी ये वैल्यूज़ एक लूप की मानद 1 2 3 4 सो ऑन टू 5, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये प्रिंट होता रहेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोग्राम आप लोगों का टर्मिनेट कर जाएगा। तो यूँ आप इफ़ स्टेटमेंट को यानी इफ़ कंडीशन को और गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए एक लूप कंस्ट्रक्ट की तरह का सिनेरियो डेवलप कर सकते हैं, रिपीटिशन का काम ले सकते हैं। तो यूँ हमारा आज बच्चों चैप्टर नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। आपके ज़िम्मे असाइनमेंट 12.35 से गालबन 44 तक के जितने प्रोग्राम्स हैं वो आप लोग
कल के दिन में संडे है, आप बैठ के अच्छे तरीके से तसल्ली से उनकी रिहर्सल करें। डेव C++ यूज़ करें, चाहे टर्बो यूज़ करें, और उनमें गलतियों के चांसेस करें, उनमें एरर्स करें, एरर्स को रिमूव करें, वेरिएबल्स चेंज करके देखें, वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज चेंज करके देखें, आउटपुट अपनी मर्ज़ी की डिसाइड करें, उसके मुताबिक आउटर लूप और इनर लूप को यूज़ करते हुए, नेस्टेड लूप को यूज़ करते हुए उसका रिजल्ट जनरेट करवाएं। और मंडे वाले दिन आप लोगों का एक टेस्ट होगा जिसमें लूप की कन्वर्जन वाले क्वेश्चन दिए गए होंगे, यानी आपको फार लूप दिया गया होगा, आपने उसका डू वाइल लूप बनाना होगा, डू वाइल लूप दिया गया होगा, आपने वाइल लूप बनाना होगा, वाइल लूप दिया गया होगा, आपने उसका फार लूप बनाना होगा। इसके लिए आपको जस्ट इतना करना है कि तीनों लूप्स के सिंटैक्स और उसके प्रोग्राम जिस बंदे ने एक दफ़ा प्रैक्टिकली परफॉर्म किए होंगे उसके लिए वो बाएं हाथ का खेल होगा। कोई भी नया काम नहीं करना। एडिशनल क्वेश्चंस के अंदर उसके एग्जांपल्स दे रखी हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन आपके पास लूप दिया गया होगा और उसी लूप के कंडीशन को यूज़ करना है, वही इनिशियलाइजेशन यूज़ करनी है, वही रिजल्ट जनरेट करवाने हैं, जस्ट सिंटैक्स आपने चेंज कर लेना है। यानी अगर फार लूप को डू वाइल लूप में कन्वर्जन के लिए दिया गया हो, डू वाइल लूप को वाइल लूप में कन्वर्जन के लिए दिया गया हो, तो आपने लाजमी तौर पे उसकी रिहर्सल कर लेनी है ताकि मंडे के टेस्ट में आप लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। एडिशनल क्वेश्चन में बच्चों जैसा कि भी बताया, पार्ट नंबर 2 राइटिंग द कोड वाला जो पोर्शन है वो अच्छे तरीके से रिहर्सल कर लीजिएगा, आपकी असाइनमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी और साथ में आपका टेस्ट भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। किसी किस्म की अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो लाजमी पूछिएगा। थैंक यू।